अन्य समिति के सदस्यगण, छात्रावास के मेरे मेधावी छात्रों, युवाओं और दिल्ली के कोने कोने से आए हुए मेरे वरिष्ठ, कनिष्ठ और मेरे बराबर के सभी भाइयों और उपस्थित बहनों, मैं आप सबको नववर्ष की सर्वप्रथम बहुत बहुत बधाई देता हूं। वर्ल्ड ब्रेल डे जो हमारे लिए, मैं हमेशा कहता हूं, किसी भी त्योहार, किसी भी पर्व से बढ़कर ये पर्व है हम सब के लिए, और हम सब पूरे देश में इसको पर्व के रूप में, अपने सम्मान दिवस के रूप में, अपने लिए मार्ग प्रशस्त करने वाले दिवस के रूप में, हमें जीवन देने वाले के रूप में इस दिवस को हम मनाते हैं। इसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई। मैं सर्वप्रथम आज के दिन अपने कुछ युवा साथियों से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। हालांकि हर बार करता हूं, मुझे मालूम नहीं उसका असर कितना पड़ता है या नहीं पड़ता है। एक हमारा साथी बिल्कुल ईमानदार है, वो कह रहा है कुछ नहीं पड़ता है। लगता भी यही है, लेकिन मैं भी जिद्दी हूं। अगर आप जिद्दी हैं, हमारा युवा जिद्दी है, तो मैं भी जिद्दी हूं और मैं कहता रहूंगा, आप सुनते रहेंगे, आप कभी ना कभी तो मानेंगे, इस विश्वास के साथ मैं कहता रहूंगा। साथियों, हम 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाते हैं, हर साल मनाते हैं। यह आयोजन तब तक निरर्थक रहेगा जब तक इस आयोजन के मायने क्या हैं, हम क्यों मनाते हैं, इसके सार को हम नहीं जानेंगे और गुनेंगे और अपनाएंगे, तब तक इस तरह के आयोजन का कोई अर्थ नहीं। आज जो टेक्नोलॉजी में आप बहे जा रहे हैं, मोबाइल उठा लिया हाथ में, मोबाइल में टॉक बैक लगा लिया, गाने सुनने लगे, अपने प्रिय जनों या नहीं बोलूंगा से वार्ता करने लगे। पढ़ाई के नाम पर ऑडियो बुक ले आए, रजाई में लेटकर सुनने लगे। आ गई नींद, ना गुना, ना पढ़ा, ना सुना, और कोर्स बढ़ गया आगे। अभी जो रिक्रूटमेंट बड़े पैमाने पर आप सबके सहयोग से संघर्ष करके हमने शुरू करवाए हैं, बैकलॉग पूरा हो रहा है जगह जगह पे, उसमें बाधाएं क्यों आ रही है? एसएससी के अभी हाल में एग्जाम हुए, कितने लोगों को नोटिस आया भाई? बहुतों को आया है। और ये नोटिस क्यों आया है बता सकते हो? इसलिए आया है कि तुमने ब्रेल में अपने आप को निपुण नहीं बनाया। अगर आपने ब्रेल में निपुण बनाया होता अपने आप को, आपको पता है 1993 में सिविल सर्विसेज के एग्जाम को लेकर जो मैंने केस डाला था, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि या तो आप ब्रेल में पेपर कराएंगे या शुद्ध लेखक के माध्यम से कराएंगे। अगर आप ब्रेल में निपुण होते तो मैं कहता, भैया अगर तुम्हें स्क्राइब से बहुत एलर्जी है तो ब्रेल में पेपर लो और ब्रेल में पेपर जचाओ। लेकिन आप निपुण नहीं हो, मुझे अपने युवा पर विश्वास नहीं है, इसलिए मेरे ये रास्ता आपने बंद किया हुआ। अब क्या रह गया विकल्प मेरे पास कि एक तरफ पूरी लॉबी, आपके अपने संगठन भी ये कह रहे हैं कि स्क्राइब को खत्म करके टेक्नोलॉजी पर इनको स्विच ओवर कर दो। दूसरी तरफ मेरे पास आपने ये विकल्प नहीं छोड़ा कि मैं ये कहूं कि आप ब्रेल में लीजिए, चलिए स्क्राइब के झगड़े को अगर खत्म करना है तो। और आप टेक्नोलॉजी में भी परफेक्ट नहीं हो,
अगर आज ये फैसला हो जाए, आपको पता है अभी एक बैठक हुई थी पिछले समय, उसमें सभी रिक्रूटिंग एजेंसी ने कहा कि हम स्क्राइब अलाउ नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी के माध्यम से इनको देना पड़ेगा, चाहे कंप्यूटर से दें चाहे रिकॉर्डिंग से दें। हाथ उठाओ, कितने लोग तुम कंप्यूटर से दे पाओगे, रिकॉर्डिंग से दे पाओगे? हाथ उठाओ। मैं समझता हूं बहुत गिने चुने लोग कंप्यूटर, या अगर आज ये फैसला हो जाए तो कंप्यूटर और रिकॉर्डिंग से बहुत गिने चुने लोग ही दे पाएंगे। ये बात सही है गलत है? तो अब बताओ, आप मुझे ऐसी स्थिति में डाल रहे हो, मैं अकेला आपके हितों की रक्षा कर रहा हूं, लेकिन विकल्प मैं क्या दूं और कब तक दूं और कब तक स्क्राइब की रक्षा करूं? पूरा आपको ये समझ लेना होगा कि अगर आप नहीं चेते तो 1980 से जिस आंदोलन को हमने शुरू किया और जो कुछ आज तक अर्जित किया है आपके संगठन ने, उसमें यहां जो हमारे बहुत से वरिष्ठ साथी बैठे होंगे वो भी सहयोगी रहे हैं, आप लोगों में भी कई लोग सहयोगी रहे होंगे हाल के आंदोलनों के। वो जो कुछ भी अर्जन है वो आप सबका है, वो अर्जन आप खो दोगे, ये बात आप निश्चित समझ लीजिए। इसलिए आपसे आग्रह है, अनुरोध है, आपसे अपील है, आपसे प्रार्थना है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, कि आप ब्रेल को ही अपना आधार बनाइए, अपने आप को निपुण बनाइए, टेक्नोलॉजी का गुलाम मत बनिए, टेक्नोलॉजी को अपना गुलाम बनाइए, टेक्नोलॉजी को अपनी आवश्यकता के अनुसार ब्रेल को सुगम बनाने के लिए उपयोग में लाइए। अभी आपको पता है कि दिल्ली सरकार में बैकलॉग के लिए पूर्ति के लिए हाईकोर्ट का ऑर्डर कंप्लाई होना बाकी है, उसके लिए कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही है और कम से कम 500 पद तो माने हुए हैं उन्होंने ब्लाइंड के, बैकलॉग के। केंद्रीय विद्यालय संगठन में बड़ी तादाद में एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव का आदेश मैंने करवाया हुआ है, वो भी किसी समय भी आ सकता है। अगर ये स्क्राइब का द्वंद्व चलता रहा तो रिक्रूटिंग एजेंसी स्क्राइब के नाम पर हमारे साथियों के कैंडिडेचर को रद्द करती रहेंगी और हम इस रिक्रूटमेंट को पूरा नहीं करवा पाएंगे। आपसे सहयोग की अपील कर रहा हूं, आपके भविष्य के लिए आपसे सहयोग की अपील कर रहा हूं। आप अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए मेरी इस अपील को स्वीकार करिए और इस पर काम करिए। मेरे एक साथी ने, जो युवा साथी ने ईमानदार कन्फेशन किया था कि असर नहीं पड़ता, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगले वर्ल्ड ब्रेल डे पर अगर आपने मेरी अपील नहीं सुनी और अपने आप को ब्रेल में निपुण बनाने के लिए और ब्रेल के यूज को टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं रखा, तो शायद मुझे निर्णय लेना पड़े कि वर्ल्ड ब्रेल डे का आयोजन मैं किस लिए करूं या मैं किसी आयोजन में क्यों जाऊं, जब हम उसकी उपयोगिता ही नहीं मानते ब्रेल की, तो आयोजन क्यों करना और आयोजन में जाना क्यों? मैंने जिंदगी में एक ही चीज नहीं सीखी, हिपोक्रेसी नहीं सीखी। जो मैं सोचता हूं, जो मैं करता हूं वही कहता हूं और जो कहता हूं वही करता हूं, इसके अलावा और कुछ नहीं करता। विकल्प आपके पास है। आप चाहते हो कि मैं आपकी पैरवी करता रहूं, आपके हितों की रक्षा करता रहूं, तो आपको सहयोग देना होगा। और यदि आप चाहते हो कि इस मुहिम में मैं टेक्नोलॉजी वालों से परास्त हो जाऊं, तो वो पराजय मेरी जो है वो आपके कारण होगी। अब आपको चुनना है कि आप मुझे पराजित करना चाहते हो कि आप मुझे विजयी बनाना चाहते हो। भविष्य आपका मान के चलिए कि अगर हमने समय पर चेते नहीं तो सुरक्षित नहीं।
इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि फर्जी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन के कारण वैसे भी जो हमारे टोटली ब्लाइंड साथी हैं, भाई बहन हैं, उनको कोई रोजगार देना नहीं चाह रहा और कोटा को पूरा करने के लिए फर्जी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन के आधार पर लोग जॉब में जा रहे हैं। अभी एक जीता जागता उदाहरण है, यहां कुछ साथी बैठे होंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अभी एग्जीक्यूटिव, जूनियर एग्जीक्यूटिव के पदों पर और सीनियर एग्जीक्यूटिव के पदों पर रिक्रूटमेंट हुआ। उसमें हमारे दृष्टिबाधित साथियों का, जो ब्लाइंड है, उनका सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और बाद में मेडिकल के आधार पर ब्लाइंडनेस के कारण उनके कैंडिडेचर को रद्द कर दिया गया। आप लड़ाई देखिए कितनी टेढ़ी है। एक और स्ट्राइक को लेकर द्वंद्व मचा हुआ है, दूसरी ओर सिलेक्शन के बाद हमारे योग्य साथियों को ब्लाइंडनेस के कारण, जबकि वो पद, वो पोस्ट चिन्हित है हमारे लिए, उसके बाद भी वो पद देने न देने के लिए ठान रखी है गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने। ये केस अभी मंगलवार को लिस्ट हो रहा है हाई कोर्ट के सामने। अभी आपने देखा, जो लोग व्हाट्सएप मैसेज मेरा सुनते हैं, और मैं समझता हूं जो मुझे पसंद करता हो ना करता हो वो भी सुनता है, क्योंकि पसंद ना करने वाला आलोचना की दृष्टि से सुनता है, पसंद करने वाला जानकारी हासिल करने की दृष्टि से सुनता है, लेकिन सुनते दोनों हैं। मैं ऐसा सौभाग्यशाली हूं, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूं। तो जो आप लोगों ने, क्योंकि आलोचना तो उसी की होगी जो काम करेगा, जो काम ही नहीं करेगा उसकी आलोचना क्या होगी? उसकी प्रशंसा ही प्रशंसा है, क्योंकि काम नहीं करना एक प्रशंसा है। तो आपने सुना होगा कि मेरे मैसेजेस में एक बड़ी अजीब चीज हुई। ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट EMRS स्कूल्स चलाता है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। उसमें पता है आपको, बाकी तो छोड़ दीजिए, बहस में नहीं जाता, म्यूजिक टीचर पर ब्लाइंड को नहीं लेंगे। लेटर ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट देकर कैंसिल कर दिया ब्लाइंड का, ब्लाइंडनेस के कारण वो केस चल रहा है। अब जाकर मैंने उनको, ASG को बाध्य कर दिया, जब कोर्ट ने कहा कि भाई रुंगटा साहब जो तर्क दे रहे हैं बिल्कुल ठीक है, आप कानूनी रूप से मना नहीं कर सकते। तो अब 15 तारीख को है, तो उन्होंने अब देख लिया कि जब कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा, चारों तरफ से घिर गई हैं, वो सरकार घिर गई है, तब इन्होंने कहा कि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट को भी पार्टी बना दीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट को भी पार्टी बना दीजिए, और हम इसको एमिकेबली रिजॉल्व करके इनको अपॉइंटमेंट दे देते हैं। तो अब देखिए, जब रिजर्वेशन था नहीं, जब लेजिस्लेशन था नहीं, तो कम से कम एक चीज तो सब मानते थे कि भैया संगीतज्ञ अच्छे होते हैं, ये तो मानते ही थे ना। लेकिन अब लॉ बनने के बाद म्यूजिक टीचर के पद पर नियुक्ति को लेकर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। आप समझ सकते हैं चुनौती कितनी गंभीर है। ये बातें मैं आपको डराने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं ये बातें आपको आज की जो वर्तमान की स्थिति है और चुनौतियां हैं उसका एहसास कराने के लिए कर रहा हूं। और केवल आपका संगठन एकमात्र संगठन है, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ, जो इन चुनौतियों से जूझ रहा है। और कोई संगठन, कोई नेता, कोई तथाकथित दृष्टिबाधितों के अधिकारों का ठेकेदार, कोई किसी को चिंता नहीं है, सब रजाई ओढ़कर सोए हुए हैं, कोई बोलता भी नहीं है, काम करने की बात तो छोड़ दीजिए, कोई आवाज भी नहीं उठाता। साथियों, ये सब कहने के बाद भी मैं अपने युवा साथियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब तक मेरी अंतिम सांस है, तब तक जितना भी मेरे में शक्ति है, आपके अधिकारों की रक्षा के लिए हर स्तर पर लड़ता रहूंगा, आपके अधिकारों की रक्षा करता रहूंगा। अगर आपका सहयोग मिलेगा
तो ये लड़ाई आसान होगी। आपका सहयोग नहीं भी मिला तो भी कठिन होते हुए भी उस लड़ाई को लड़ूंगा और लड़ता रहूंगा। अब मैं इस हॉस्टल के संबंध में कुछ बातें करना चाहता हूं। यहां अधीक्षक महोदय मौजूद हैं। जब से मैंने संघ में मैं एक्टिव हुआ और शुरू से इस हॉस्टल के साथ मेरा जुड़ाव रहा, सारे झंझावातों में मैं और संघ आपके साथ खड़े रहे। हर बार ऐसा लगता है एक झंझावात जाने के बाद कि अब हमारे बच्चों को कोई कठिनाई नहीं होगी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद जैसे सत्ता परिवर्तन होते हैं, कोई असंवेदनशील आदमी आ जाता है, निदेशक स्तर पर भी या हॉस्टल के स्तर पर भी, तो आपकी कठिनाइयां बढ़ जाती हैं। हाल में ही फैसिलिटीज विड्रॉ कर ली गई, नहीं दी जा रही थी, स्थितियां खराब थी। आपने आवाज उठाई और आपकी आवाज को दबाने के लिए 29 छात्रों को रेस्ट्रिकेट कर दिया गया। हमने न्यायालय से उस नोटिस को रद्द कराया। मैं आज इस मंच से निदेशालय तक एक बात पहुंचा देना चाहता हूं कि जब तक एसके रूंगटा के हाथ में राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ का नेतृत्व है, इस छात्रावास के किसी छात्र का हित नहीं होने देंगे हम, चाहे उसके लिए हमें किस प्रकार का भी संघर्ष करना पड़े। साथियों, इस प्रांगण से सेवा कुटीर में के स्कूल हो चाहे छात्रावास हो, आप सब हमारी सेना रहें, चाहे आज के छात्र हों चाहे पहले के छात्र हों, और अपने सैनिक की रक्षा करना सेनापति का कर्तव्य है। और उस कर्तव्य का मैं ईमानदारी से निर्वाह करता आया हूं, करता हूं और करता रहूंगा। साथियों, मुझे खुशी होती है इस प्रांगण में जब आता हूं। आज मैं हूं यहां, कल मैं इस दुनिया में नहीं होऊंगा, लेकिन इस प्रांगण में मैंने यादें और अपना कंट्रीब्यूशन दर्ज करा दिया है। सेवा कुटीर में स्थित विशेष विद्यालय शिक्षा विभाग को दिलवाकर शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने का काम किया है। जहां एक बिल्डिंग में हॉस्टल और स्कूल होता था, वहां उस विद्यालय को 2 बिल्डिंग दिलवा दी हैं और 34 करोड़ रुपया सैंक्शन करवा दिया है उस स्कूल के मॉडर्नाइजेशन के लिए, हॉस्टल को बनवाने के लिए, कम से कम 250 लोगों की संख्या के लिए एडमिशन के लिए इस स्कूल को बनवाने के लिए 34 करोड़ रुपया सैंक्शन हो चुका है। शीघ्र ही उस स्कूल के हॉस्टल की बिल्डिंग का पुनः निर्माण होगा और बड़ी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ वो हॉस्टल बनेगा। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि जब वो हॉस्टल फंक्शनल हो और जब स्कूल का नव निर्माण हो जाए, तब तक कम से कम मुझे इस पृथ्वी पर रखना, ताकि मैं देख सकूं उस पूरी चीज को। हमारे साथियों का जब इनको यहां पर ग्राउंड बनवाया और जब आप लोग खेलते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। जब सुनता हूं कि आज क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने अपने युवा साथियों के लिए कुछ एक कॉन्क्रीट योगदान इस प्रांगण में दिया। मैं माननीय अधीक्षक महोदय से ये कहना चाहता हूं कि हमारे छात्र
इस छात्रावास के छात्र बहुत आपने अभी प्रगति रिपोर्ट खुद ही पढ़ी है, आपकी ओर से पढ़ी गई है। बहुत होनहार छात्र हैं, ये अनुशासनहीन नहीं है। इन पर अनुशासनहीन का लेबल लगाने के लिए जो कुप्रयास कर रहे हैं, मुझे मालूम है जो अधिकारी कर रहा है। मैं उसको ये बता देना चाहता हूं कि आप ऐसे जो भी अधिकारी, चाहे उच्च स्तर पे हो, चाहे यहाँ के वेलफेयर ऑफिसर हो, एक शिव कुमार जी के लिए नहीं कह रहा हूं, गलत मत समझिएगा। मैं ये बता रहा हूं, वो इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन मैं उनका जो बिगाड़ूंगा वो जिंदगी भर याद रखेंगे। मैं बता देना चाहता हूं, ये चलने वाला नहीं है। ये क्या तरीका है? हॉस्टल का सरकारी आयोजन है ये, और वो वेलफेयर ऑफिसर यहां पर तैनात होते हुए यहां आ नहीं रहे। ये कौन सा तरीका है? इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए अधीक्षक महोदय को, अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए। आप नहीं करेंगे तो हम एलजी के थ्रू कराएंगे इनकी कार्रवाई इनके खिलाफ। ये कोई तरीका नहीं होता है, यह हमारा अपमान है, हमारे इस आयोजन का अपमान है, और इसलिए इसको हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। साथियों, मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे साथी चिंतित होंगे जब सुनते होंगे। इस नोटिस में भी बात आई थी, मैनुअल, पुराना मैनुअल बाबा आदम जमाने का होम के लिए बना था, उसको आपने हॉस्टल पे लागू कर दिया। उस नोटिस में था कि साहब बीएड जो है, बीएड के लिए या छात्रावास उपलब्ध नहीं होगा, ये मैनुअल में। ओ भैया, बाबा आदम के जमाने का मैनुअल, तब तो हमको टीचर भी कोई नहीं स्वीकार करने को तैयार था, तो बीएड का जिक्र कहां आता उस मैनुअल में? तो ऐसी जिसे मैं क्या कहूं, मंदबुद्धि भी कहने में मुझे शर्म आती है। ऐसे लोग बैठे हैं। वो मैनुअल रिवाइज हो रहा है और मैंने लिखित रूप से भेज दिया उनको। आपको याद होगा कि 2008 या 2012 में इसी मैनुअल को रिवाइज करने के लिए हमने जो मुहिम चलाई थी, और मैं उस समिति में था, हमने रिवीजन करा दिया था। तो उस मैनुअल का अब रिवीजन सभी का हो रहा है। हमने लिखित दे दिया है, और हमने एलजी को भी पत्र लिखा है कि उस मैनुअल के अप्रूवल से पहले उसका पब्लिकेशन करके ऑब्जेक्शंस इनवाइट करिए, और उन ऑब्जेक्शंस पर चर्चा के बाद फैसला लेकर अंतिम रूप दिया जाए। और मैं, जो हमारे विद्यालय के बच्चे हैं 12th पास करके जो आते हैं, मैंने हाई कोर्ट से तो ऑर्डर करा ही दिया है कि उनको एडमिशन देना ही होगा। मैं इस मैनुअल में भी उसको शामिल कराऊंगा। उस ऑर्डर के बल पर उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे स्कूल के बच्चों को ये मैं सुनिश्चित करूंगा कि उनका हॉस्टल में एडमिशन उनका जरूर होगा। उसके बाद अगर कोई सीट हो तो चाहे किसी और को मिले ना मिले, लेकिन पहला हक इन बच्चों का है, उनके हक को हम सुरक्षित रखेंगे। साथियों, आप सबने मुझे बुलाया और आप सबने हमेशा, जैसा मैंने कहा, आप सब हमारे सैनिक हो। बुलाया क्या, मुझे अतिथि तो आप लोग बेकार बनाते हो। सैनिक कभी अपने सेनापति को अतिथि नहीं बनाता, तो वो आदेश का पालन करता है सेनापति के। तो आगे से अतिथि के रूप में मत बुलाया करो, आदेश किया करो कि आपकी उपस्थिति आवश्यक है। हमेशा मैं उपलब्ध रहता हूं, रहूंगा, और आता रहा हूं, आता रहूंगा। आयोजन हो ना हो, आयोजन के संबंध में जो मैंने चेतावनी दी है, उस पर जरूर हो सकता है कि अगर मुझे ऐसा लगा कि युवाओं पे कोई असर नहीं हो रहा, अभी जिद्दी हैं,
मैं अपनी जिद नहीं चला पा रहा हूं, तो शायद मैं अगले आयोजन पर अपने आप ही फंक्शन करने पर पुनर्विचार करूं, और आप क्या किसी भी आयोजन में जाने पर पुनर्विचार करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Set button.